हमें लात मारते हो। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। 2024 का चुनाव नतीजा आने के बाद मैं लगातार दो टूक में यह बात कह रहा हूं कि यह चुनाव जो 2024 का लोकसभा चुनाव था वो ऐसा चुनाव था जो दुनिया में बड़े अपने आप में अनोखा निराला था। इसलिए अनोखा निराला क्योंकि पूरा चुनाव जो है फेक नैरेटिव्स पर लड़ा गया। अब जब चुनाव नतीजे आ चुके हैं तो उसके बाद भी लगातार कुछ ना कुछ नैरेटिव्स गढ़े जा रहे हैं। शायद ये फेक नैरेटिव्स हैं, नहीं है, इसी पर आज चर्चा होगी। जिस नैरेटिव की ओर मैं इशारा कर रहा हूं उसमें से एक नैरेटिव जो नया निकल कर आया, जिस पर पिछले 2-3 दिन से लगातार चर्चा हो रही है, वो चर्चा ये है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बीजेपी से नाराज है। हालांकि ये फेक नैरेटिव है कि नहीं, जैसा मैंने कहा आज की चर्चा उसी पर रहेगी, लेकिन जो लोग इस नैरेटिव को आगे बढ़ा रहे हैं उनका कहना है, उनका दावा है कि भाई हम जो कुछ कह रहे हैं, हम अगर ये कह रहे हैं कि बीजेपी संघ से नाराज है, माफ कीजिएगा, संघ बीजेपी से नाराज है और संघ जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नाराज है, तो ये इसका आधार जो है दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक जो हैं डॉक्टर मोहन भागवत, उनके बयानों के आधार पर ही कहा जा रहा है। क्योंकि डॉक्टर मोहन भागवत ने नागपुर में संघ कार्यकर्ताओं के एक शिविर में, प्रशिक्षण शिविर में, उन्होंने अहंकार की बात की थी, उन्होंने मणिपुर की बात की थी। उन्होंने कहा था कि मणिपुर जो है उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जो स्वयंसेवक है, जो सेवक है, उसको अहंकारी नहीं होना चाहिए, ये भी उन्होंने कहा। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो झूठ के आधार पर चुनाव जो है वो नहीं लड़े जाने चाहिए। इस तरह की कई बातें कही। अब उन्हीं बातों का आधार बनाकर यह कहा जा रहा है कि संघ का निशाना, डॉक्टर मोहन भागवत का निशाना दरअसल बीजेपी और साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। हालांकि जो लोग ऐसा कहते हैं, सवाल यह है कि क्या उन्होंने मोहन भागवत के पूरे बयान को, पूरे भाषण को सुना है, और अगर सुना है तो क्या उसके सही निहितार्थ तक वो पहुंच सके हैं, या फिर संघ प्रमुख के बयानों का कुछ हिस्सा सेलेक्टिवली निकालकर एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। आप जानते हैं संघ ज्यादातर मैक्सिमम का बल्कि कहना चाहिए 100 में 99 बार संघ कभी भी अपनी बातों को लेकर के उसकी सफाई देने नहीं आता। संघ की यह कार्य पद्धति नहीं है कि वो एक प्रवक्ता रखे और हर बात पर अपनी सफाई दे। ये संघ की कार्यप्रणाली का हिस्सा नहीं है। इसलिए अक्सर होता है कि संघ प्रमुख जो कहते हैं उनकी बातों का लोग अलग अलग तरह से मतलब निकालते हैं। तो इसीलिए कई लोगों ने यही मतलब निकाला, लेकिन फिर कह रहा हूं कि जो मतलब निकाला क्या वो सही मतलब निकाला? क्या जो लोग मोहन भागवत के बयान में अपने मन की बात पढ़ रहे हैं, क्या वो संघ को या मोहन भागवत को समझते हैं, जानते हैं? क्योंकि निजी तौर पर मेरा मानना है कि संघ दुनिया का ऐसा संगठन है जिसको लेकर सबसे ज्यादा भ्रांतियां फैलती हैं और जिसके बारे में ज्यादातर लोग कम जानते हैं। तो दो टूक में आज हम इसी पर बात करेंगे। हालांकि यह भी बता दूं कि जो पूरा नैरेटिव था यह मोहन भागवत के बयान तक नहीं रुका। इंद्रेश जी जो संघ के एक सीनियर फंक्शनरीज हैं, उनका बयान भी आज सुबह से चल रहा है, और यह बयान भी जो है, इस बयान में भी लोग कह रहे हैं कि उन्होंने सीधा सीधा बीजेपी को निशाना बनाया और कहा है। लेकिन दोपहर तक यह खबर भी आ गई कि संघ के सूत्रों की ओर से कहा गया कि उनका कोई आधिकारिक बयान नहीं है। ऐसा कुछ जो है पत्रकारों ने ऐसी खबर दी, और शाम आते आते इंद्रेश जी ने भी अपने बयान को लेकर सफाई दे दी है। उनका जो बयान है, उनकी जो सफाई है, उस पर मैं आऊंगा। उससे पहले जरा सुनिए इस पूरे मसले पर क्या कुछ बयानबाजी चल रही है। एक बयान आपको मैं मोहन भागवत का भी सुनाता हूं
और इंद्रेश जी का भी, और उसको लेकर जो विपक्ष की तरफ से बयानबाजी हो रही है उसको भी जरा सुन लीजिए। पिछले 10 वर्षों में बहुत कुछ अच्छा हुआ। आधुनिक दुनिया जिन मानकों को मानती है, जिसके आधार पर आर्थिक स्थिति का मापन करती है, उनको लगाए तो हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो रही। सामरिक स्थिति हमारी निश्चित रूप से पहले से अधिक अच्छी है। दुनिया भर में हमारे देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है। कला क्षेत्र में, क्रीड़ा क्षेत्र में, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में हम सब लोग विश्व के सामने आगे बढ़ रहे हैं। हमको धीरे धीरे मानना विश्व के प्रगत देशों ने भी शुरू किया है। अभी उन बातों से मुक्त होकर, जो चुनाव के आवेश में अतिरेक हो गया, उससे मुक्त होकर हमको आने वाली बातों का विचार करना है, समस्याओं से राहत लेनी है। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया, और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण हुआ। और अभिमान नहीं हो गया है, वो अपने ढंग से जो भी करते रहे वही ठीक करते रहे। और 241 यदि सांसद उनके हो गए हैं तो ये कम नहीं है, बहुत है। हाँ, रही बात कि प्रयास इनके कुछ दूसरा रहा और प्रयास में विफल रहे, भाजपा विफल रही, और इसीलिए कि इंद्रेश जैसे विचारक के जो आरएसएस में हैं उन लोगों ने सहयोग नहीं दिया। ये सब दिखावटी टकराहट है। आरएसएस और बीजेपी एक चने के दो दाल हैं, दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। मैं इतना कहना चाहूँगा, जो आरएसएस में मोदी जी ने सीखा है, जो मोहन भागवत जी ने उनको सिखाया है, उसका क्रियान्वयन वो कर रहे हैं चारों तरफ, पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर। अपने मंत्रिमंडल में भी वही किया है, मणिपुर में वही कर रहे हैं, पूरे देश में वही काम कर रहे हैं। तो बयानों का सिलसिला बड़ा लंबा है, लेकिन आपको बता दूं इस वक्त जो बड़ी खबर है, जैसा मैंने कहा था, इशारा किया था, आरएसएस के प्रचारक इंद्रेश कुमार ने अपने बयान पर सफाई दी है। इंद्रेश कुमार ने कहा है कि राम विरोधी सत्ता से बाहर रह गए। उन्होंने कहा जो राम विरोधी थे वो सत्ता में नहीं आ पाए, सत्ता से बाहर रह गए। ये पूछने पर कि अहंकारी कौन है, इंद्रेश जी ने कहा राजीव गांधी, माफ कीजिएगा, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि नरेंद्र मोदी 4 जून के बाद प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। ये उनका अहंकार था जो चूर चूर हो गया। तो सीधा सीधा इंद्रेश जी ने इसको लेकर, अहंकार को लेकर, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल को निशाना बनाया और कहा कि वो अहंकारी थे। उन्होंने बार बार कहा कि 4 जून के बाद नरेंद्र मोदी सरकार में नहीं रहेंगे, सत्ता से बाहर हो जाएंगे, और ये उनका अहंकार चूर चूर हो गया। और उन्होंने कहा जो लोग राम विरोधी थे वो सत्ता में नहीं आ पाए। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, इंद्रेश जी का ये ताज़ा अब से कुछ देर पहले का बयान है। तो चलिए इसी सब बयानों पर आज की चर्चा, आज की डिबेट को मैं आगे बढ़ाऊंगा। इंद्रेश जी के इस बड़ा बयान है, इससे आपसे कुछ देर पहले जो उन्होंने कहा, और जैसा मैंने कहा कि ये नैरेटिव है और सच क्या है, आखिर बीजेपी और संघ एक संघ हैं, लेकिन फिर ये नैरेटिव क्यों है और इस नैरेटिव की सच्चाई क्या है, इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ आज जो मेहमान जुड़ रहे हैं, आइए परिचय करवा दूं। स्टूडियो में मेरे साथ 2 मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ अवधेश कुमार जी जुड़े हैं, दुष्यंत नागर जी जुड़े हुए हैं। दुष्यंत नागर जी राजनीतिक मामलों के जानकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और मेरे साथ दूसरे मेहमान अवधेश कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अवधेश जी स्तंभकार हैं। मेरे साथ 2 मेहमान, और मेरे साथ बहुत जल्दी कुछ और मेहमान जुड़ेंगे। लेकिन शुरुआत मैं सबसे पहले अवधेश जी आप ही से करता हूँ, क्योंकि आपने भी संघ पर काफ़ी काम किया है, संघ को आपने बहुत करीब से जाना है। ये जो नैरेटिव चल रहा है, ये नैरेटिव में कितनी सच्चाई है? नैरेटिव इसलिए चल रहा है कि मोहन भागवत जी के भाषण को ठीक से पढ़ने सुनने का किसी के पास धैर्य ही नहीं है। जब 45 मिनट का भाषण है, मेरे पास ना पूरा ट्रांसक्रिप्ट है, मतलब उसका पूरा अनुवाद है 4006 शब्द का। हाँ, तो जब आप इस भाषण को पढ़ेंगे, दूसरा यह है कि इस देश में, आपने आरंभ में कहा, इस देश में
संगठनों को समझने की कोशिश कम की जाती है जो समझते हैं और राजनीतिक दृष्टि से, अपने संकुचित दृष्टि से देखते हैं। तो उसके कारण, और आपने खुद ही कहा है कि भाई संघ का तो ये स्वभाव है नहीं कि आप कुछ भी कहते रहोगे हम उसका खंडन करने आए। इस भाषण में भी वो कहते हैं कि चुनाव हो गया है, लेकिन अब क्यों हुआ, क्यों जीते, क्यों हारे, इसमें हम नहीं पढ़ते हैं, मेरा काम नहीं है। हाँ, संघ के स्वयंसेवकों ने जो उसकी जिम्मेवार, उसका उत्तरदायित्व था वो पूरा किया। वो राष्ट्र जागरण की दृष्टि से, मतदाता जागरूकता की दृष्टि से कि आपका दायित्व क्या है, राष्ट्र की संस्कृति है, उस पर कैसे काम है, वो सब उन्होंने काम किया। उसके बाद अब हमारा काम नहीं है। तो ये जो इस समय जो विवाद चल रहा है, अब मुझे आश्चर्य इस बात पर होता है कि अगर मोहन भागवत जी बोल रहे हैं वो केवल नरेंद्र मोदी पर और बीजेपी के लिए बोल रहे होंगे, और विपक्ष को वो पूरी तरह मान रहे होंगे कि विपक्ष में अहंकार नहीं है, विपक्ष पूरे सच्चाई पर काम कर रहा है, विपक्ष ने झूठ बोला ही नहीं है, विपक्ष में काम के प्रति लिप्तता ही नहीं है। ये तो अजीब स्थिति हो गई कि हम अपने जो जिससे वो अपनापन रखते हैं उन पर तो हमला करेंगे और विपक्ष को सर्टिफिकेट दे रहे हो कि नहीं नहीं आप सच है। असल में ये दोनों बातें नहीं है। मैं एक कुछ जो है ना छोटा सा एक कोट कर देता हूं तो उसमें समझ में आ जाएगा कि किस वेवलेंथ पर वो बोल रहे थे। पहले तो ये कार्यकर्ताओं का जो तृतीय वर्ष होता है, जो उनके 3 वर्ष का है कार्यकर्ता विकास वर्ग, उसके प्रशिक्षण शिविर का समापन था। तो समापन भाषण में जो जितना मैंने संघ को समझा है, और मैंने लगता है मैंने ठीक ही समझा है, वो होता है कि यहां से जाने के बाद ये जो स्वयंसेवक हैं वो ज्यादा से ज्यादा देश का काम करें, और देश का काम करते समय उनके अंदर ये भी भाव नहीं हो कि मैं कुछ विशेष कर रहा हूं। हाँ, उनके अंदर और विनम्रता पूर्वक सेवक बन के काम करें और ज्यादा समय भी लगाया जाए, इस भाव से भाषण दिया जाता है। लेकिन जब एक मिनट आपको रोक रहा हूं, क्योंकि इसमें जब सेवक शब्द आया ना, उन्होंने सेवक को कहा कि नरेंद्र मोदी खुद को प्रधान सेवक कहते हैं, इसलिए उन्होंने सेवक को वहां से जोड़ दिया और इसलिए कहा कि उनका निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नहीं, अब इसको मैं पहले इसको कोट कर रहा हूं। देखिए वहां 3 संतों का भाषण हुआ था। अब ये थोड़ा सा, अब मोहन भागवत जी कहते हैं, कल ही आदरणीय सत्य प्रकाश जी महाराज ने हमको कबीर जी का एक वचन बताया। कबीर कहते हैं, निर्बंधा बंधा रहे, बंधा निर्बंधा होई, कर्म करे करता नहीं, दास कहाए सोई। यानी जो सेवा करता है, जो वास्तविक सेवक है, उसकी मर्यादा होती है। और आगे वो कहते हैं कि तथागत ने कहा है, कुशलस्य उपसंपदा, यानी अपनी आजीविका पेट भरने के लिए वो तो करनी चाहिए, कौशल पूर्वक कमाओ, लेकिन दूसरों को धक्का लगा के नहीं कमाना है। और उसके आगे वो कहते हैं कि ये सब मर्यादा निहित है। और अंतिम जो वो बता रहे हैं कि जो पूज्य महंत गुरुवर्त महंत रामगिरी जी महाराज ने, वहां भाषण हुआ था उनका, मार्मिक कथाओं से कहा है, उस मर्यादा का पालन करके जो चलता है, कर्म करता है, कर्म में लिप्त नहीं रहता है, उसमें अहंकार नहीं आता, वही सेवक कहलाने का अधिकारी रहता है। अब आप सोचिए, वो स्वयंसेवकों को बता रहे हैं, 3 संतों का भाषण हुआ, उसके आधार पर वो बता रहे हैं। अब उसको लेके आपने ये खड़ा कर दिया और ऐसा कर दिया जैसे बस विपक्ष ने तो इसमें सब कुछ सही किया है और मोहन भागवत जी तो अब बीजेपी के खिलाफ गए। संघ की जो सोच होती है, जो 2 भाषण उनके होते हैं, ये भी देश को समझना जरूरी है। संघ प्रमुख के 2 भाषण, एक तो विजयादशमी का भाषण और ये तृतीय वर्ष का प्रशिक्षण शिविर का भाषण, वो महत्वपूर्ण होता है। तो उसमें मूलतः 4 चीजें वो लेते हैं। उसमें पहला तो है कि अपनी आइडियोलॉजी को एक प्रकार से स्वयंसेवकों के मन में बैठाना। दूसरा है कि उस समय देश की तात्कालिक जो कुछ भी घटना हुई है उसके ऊपर उस पर टिप्पणी करना, और देश में जो ज्वलंत समस्या आ रही है, जो लग रहा है कि नहीं ये देश के लिए ज्यादा का चिंता का विषय है, उस पर वो बताना। और फिर ये होता है कि इसमें देश का कर्तव्य क्या है स्वयंसेवक। ये 4 मूलतः उसके पहलू होते हैं। तो चुनाव हुआ है, चुनाव पर उन्होंने बोला है कि अब ये हो गया, जैसे होता है इसके डायनेमिक्स है, उसी संदर्भ में उन्होंने मणिपुर की चर्चा की कि आज तक नहीं हुआ है, वो चिंता होनी चाहिए। और उसके बाद वो कह रहे हैं, जो वो कह रहे हैं वो सबके लिए कह रहे हैं कि भाई जिन लोगों को, एक उनका कहना है कि जो लोगों को देश चलाना है, अगर वो लोग सत्य के आधार पर नहीं चलते हैं, मर्यादा का पालन नहीं करते हैं, क्योंकि सबको मिलकर जो चुनौतियां उसका सामना करना है, तो ये भाव वहां संघ ने रखा है। जहां तक इंद्रेश कुमार जी का प्रश्न है, देखिए मैं इंद्रेश जी पर आऊंगा, तो ये उन्होंने काफी सफाई भी दे दी है। इंद्रेश जी पर आऊंगा मैं, उनके अच्छा, बारे में तो सफाई भी। हाँ। संघ ये कह रही है कि ये जो कुछ भी अभी इसमें राजनीति में हो रहा है वो हमारी वृत्ति नहीं है, हमको उससे लेना देना नहीं है,
उस पर काम करना नहीं है, संघ इसमें नहीं उलझता है, वो कह रहे हैं। और बहस इसी पर हो रही है कि संघ इसमें पॉलिटिक्स कर नहीं। लेकिन एक बात मैं कहूं, लेकिन इसमें एक बात अशोक जी, फिलहाल तो संघ उलझ गया इसमें। ना एक बात कहूंगा, एक बात, ये तो मोहन भागवत जी का है, लेकिन ये बात भी सच है कि संघ के स्वयंसेवक चाहे वो एक मिनट में आऊंगा इस पर लंबी व्याख्या हो सकती है। पहले हम इसको वो कर लें, उसके बाद संघ के स्वयंसेवक और बाकी जो कई चीजें और होंगी। मुझे आई एम श्योर कि मेरे बाकी मेहमान जो हैं वो जेपी नड्डा का बयान भी उठाएंगे, उसके संदर्भ में भी बातचीत होगी। तो मैं इस बीच मेरे साथ जो और मेहमान जुड़ गए हैं उनका भी परिचय करवा दूं। मेरे साथ प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। राजीव तुली जी जुड़ चुके हैं, संघ मामलों के जानकार हैं, लेखक हैं। और मेरे साथ प्रणय कुमार जी जुड़ चुके हैं, शिक्षाविद हैं और साथ साथ स्तंभकार भी हैं, और वो भी संघ मामलों को करीब से देखते हैं। लेकिन पहली टिप्पणी मैं दुष्यंत जी आपसे ले लेता हूं। अभी अवधेश जी ने एक बात रखी। दुष्यंत जी, क्या ये एक नैरेटिव जानबूझ के गढ़ा गया और विपक्ष ने अपने लिए कुछ नहीं पढ़ा, जबकि किसी का नाम तो नहीं था, और जो उन्होंने कहा वो परिस्थितियां थी, विपक्ष ने अपने लिए कुछ नहीं पढ़ा और सब कुछ मर दिया कि बीजेपी सब, ये नैरेटिव बनाना ही हुआ? देखिए, विपक्ष बहुत अच्छी तरह से जानता है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच में ना कोई मतभेद है, ना कोई लड़ाई है। आरएसएस बीजेपी के साथ खड़ा है। हाँ, ये विपक्ष जानता है, आप बड़ी बात बिल्कुल जानता है, और बिल्कुल क्योंकि आप विपक्ष को समझते हैं, इसलिए आप ये कह रहे हैं, बड़ी बात है। मैं बहुत बिल्कुल स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं, चाहे आरएसएस है या बजरंग दल है या अन्य अनुवांशिक संगठन जो भी हैं आरएसएस के, उन सबका भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत अच्छा तारतम्य है और सब चुनाव में मजबूती से जुटते हैं। एक बात और भी चली पीछे कि योगी जी नाराज, योगी जी भी नाराज नहीं है, योगी जी भी सब साथ हैं। लेकिन आप देखेंगे कि जो बीजेपी की वर्तमान लीडरशिप है उसके और आरएसएस के बीच में हो सकता है कुछ नीतियों को लेकर क्या कारण है, वो तो वही दोनों बता सकते हैं। कुछ असमंजस की स्थिति जरूर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो पूर्व में बयान आया था चुनाव के दौरान, हम उस पर अगर आज चर्चा ना करें तो वो भी ठीक नहीं। आप करिए, मैंने जिस तरह से नड्डा साहब ने कहा, सर। जी धन्यवाद। जिस तरह से नड्डा साहब ने कहा कि हमें आज आरएसएस की जरूरत नहीं है, अटल जी के समय की भाजपा को जरूरत थी, तो वो उसी की कनेक्टिविटी में ये लगातार चुनाव परिणाम आने के बाद जो बयान आ रहे हैं, हो सकता है कि जो लीडरशिप है, श्री अमित शाह हैं, मोदी जी हैं, नड्डा जी हैं, इनके बीच में और जो आरएसएस की टॉप लीडरशिप है, इसके बीच में कुछ असामान्य स्थिति है, कुछ असमंजस हो सकता है। बाकी विपक्ष पूरे अच्छे तरीके से मानता है सब कि बीजेपी और आरएसएस एक सिक्के के दो पहलू हैं। ओके, कभी आपस में नहीं लड़ सकते। ओके, तो और जिस भाजपा को खड़ा किया आरएसएस ने, आरएसएस उसको कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो क्यों लोग बोल रहे हैं अभी कि भैया तो मोहन भागवत नाराज हो गए हैं, कोई कह रहा है कि भैया वो तो सारे प्रचारक वापस करने वाले थे, वो तो सब आ रहा है। नैरेटिव यहां तक गया कि सारे, तो अगर विपक्ष जानता ही है तो ये क्यों कह रहा है? देखिए, मैंने बताया ना आपको, लीडरशिप और पार्टी दो चीजों में अंतर समझिए। आरएसएस भाजपा के खिलाफ नहीं है। हो सकता है कि वर्तमान लीडरशिप जो 3 नेता हैं उनके साथ कोई असहज स्थिति आ गई। चलिए, मैं आपने इस नैरेटिव को और पिन पॉइंट पर एक जगह ले आए, तो मैं यहीं से बढ़ाता हूं। राजीव तुली जी, जो दुष्यंत जी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई संघ और बीजेपी तो साथ साथ हैं, हमेशा रहेंगे, संघ नुकसान नहीं पहुंचाएगा बीजेपी को, बीजेपी संघ को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। उनका दावा है कि ये विपक्ष भी समझता है। लेकिन वो कह रहे हैं कि जिस तरह का बयान जेपी नड्डा का आया चुनाव के दौरान, जिस तरह से उसके बाद जब ये बयान है, तो कहीं ना कहीं टॉप लीडरशिप के अंदर जो है वो थोड़ा कहीं ना कहीं जो है असहजता है, उनके बीच कोई जो है वो ठीक ठाक मामला नहीं है, इसलिए ये सारा विवाद खड़ा हुआ। धन्यवाद अशोक जी। मैं अवधेश कुमार जी को भी सुन रहा था और मैंने बाद में दुष्यंत जी को भी सुना। मुझे लगता है कि दोनों ही अपनी अपनी जगह अब ठीक है, माने कुछ आंशिक कुछ पूर्णता। मैं एक बात नहीं समझ पाता हूं जब मैं ऐसी चर्चा में जाता हूं कि संघ और भाजपा की लीडरशिप के बीच में कोई मतभेद है, उसके कारण क्या हो सकते हैं उस पर विवेचन, क्योंकि आप भी पत्रकार हैं, 5 Ws and 1 H पे बात करते हैं आप। तो वो क्या हो सकते हैं? संघ के जो मुख्य एजेंडा था उसमें 3 चीजें, श्री राम मंदिर का निर्माण तथा प्राण प्रतिष्ठा, धारा 370, यूसीसी, संघ के यही 3 मुद्दे। तीसरा शिक्षा संस्कृति के संबंधित। इसमें से कौन सा ऐसा काम है जो पिछले 10 वर्षों में नहीं हुआ है? तो संघ का जो एजेंडा था,
संघ का जो कुल मिलाकर के जिन विषयों को लेकर के संघ इतने वर्ष से समाज में काम कर रहा था, वो सारे विषय इन पिछले 5-10 वर्षों में पूर्ण हुए। नई शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, धारा 370 हटी, राम मंदिर पे प्रतिष्ठा हुई, यूसीसी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की जिसकी संघ बात करता है, आधा आ गया, आधा आ जाएगा। एनआरसी की बात और ये सब जो राष्ट्रीय नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर उस सब की बातें थी, उस पर सरकार चल रही है। सीए जो है वो, तो वो कारण क्या है जिस कारण से विपक्ष को ये लग रहा है कि दोनों की लीडरशिप में मतभेद हो सकता है? क्या है कि पिछले 10 वर्ष से पूरा का पूरा विपक्ष इस बात के लिए खड़ा था, इस बात की चिंता में लगा था कि कोई ऐसा मौका मिले, कोई ऐसा अवसर मिले जिसमें ये दिखाया जा सके कि दोनों संगठनों के बीच में कुछ मतभेद है। और वो 10 साल में तो वो मौका नहीं मिला। अब क्या है, ये जो कार्यक्रम है, जिस कार्यक्रम में दिए हुए भाषण के आधार पर ये सारी चर्चा चल रही है, उस कार्यक्रम का स्वरूप समझिए। संघ ने पिछले लगभग 96 वर्षों से जो उसकी अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने की विधि थी, उसको इस बार बदला है। वो ये पहली बारी नागपुर में जो पहले लगता था उसको तृतीय वर्ष बोलते थे, संघ शिक्षा वर्ग तृतीय वर्ष। इस बारी कार्यकर्ता विकास वर्ग द्वितीय ऐसे करके वो हुआ है। और उसमें अधिक लोग उनको बुलाया है जो संघ को समाजोन्मुखी कर सकते हैं, समाज में जाकर के संघ काम कर सके, उसके लिए उसमें उन लोगों को प्रशिक्षण के लिए बुलाया था। तो उसमें संघ की सेवा, समर्पण और व्यक्ति के जीवन को लेकर के क्या कल्पना है, उसके विषय में ये सारी बातचीत थी। और बार बार एक जो मणिपुर का विषय उठता है, उस मणिपुर के विषय पर तो अक्टूबर 2023 के विजयदशमी के भाषण में भी बोला मोहन जी ने। तो तब उस समय इतनी चर्चा उसकी क्यों नहीं हुई जिसकी चर्चा आज हो रही है? खैर, इस पर भी बाद में आऊंगा। एक बार अवधेश जी ने वो पूरा वक्तव्य पढ़ा है, उस वक्तव्य को आप पढ़ेंगे तो उसमें आगे जाकर के चुनाव में डीप फेक, संघ को चुनाव में उलझाना, उन सब विषयों पर भी बात उन्होंने बोली है। और यही नैरेटिव तो बिल्ड किया गया इस चुनाव में कि 400 सीट आएंगी, संविधान समाप्त हो जाएगा, 400 सीट आएंगी, आरक्षण समाप्त हो जाएगा, 8,500 रुपए प्रति व्यक्ति देंगे। वो आज लोग वहां खड़े होकर के पैसा मांग रहे हैं कार्यालयों के बारे में। तो ये एक फेक नैरेटिव शुरू करने की जो बात हुई, उसके विषय में भी उन्होंने बोला है। और वही नैरेटिव फिर बनाया। राजीव जी यहाँ पर एक चीज मैं जोड़ रहा हूं। जिस आप फेक नैरेटिव की बात कर रहे हैं कि आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, उस पूरे चुनाव के दौरान जब उस फेक नैरेटिव को खड़ा किया जाता था तो उसमें डॉक्टर मोहन भागवत का एक पुराना बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई आरएसएस को लेकर के आरएसएस की आरक्षण की समीक्षा की बात उन्होंने की, उसको भी बार बार जोड़ देते थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो वाला भी जो बयान था, जितने लोगों ने उस पर डिबेट चलाई, उन्होंने मूल बयान नहीं पढ़ा। मैं पूरे विश्वास के साथ ये कह सकता हूं, क्योंकि उन्होंने भी अगर मूल बयान पढ़ा होता तो उसमें वही बात थी जो बात संघ अब कह रहा है कि समीक्षा होनी चाहिए, मगर उन्हीं लोगों के द्वारा होनी चाहिए जिस समाज को वो आरक्षण मिल रहा है। जब वो तय करेगा उसको आरक्षण नहीं चाहिए, तब ये आरक्षण या ये जो सामाजिक और आर्थिक सामाजिक मतभेद है समाज में, सामाजिक जो विषमता है, जब वो विषमता दूर हो जाएगी, वो आरक्षण तब समाप्त होगा। और ये तय कौन करेगा? ये उसी समाज की एक कमेटी बने। यही उन्होंने तब बोला था, यही उन्होंने अब बोला। कौवा कान ले गया, कौवे के पीछे भाग गए, मूल सोर्स में नहीं गए। वो इंटरव्यू ऑर्गेनाइजर 5 जनवरी में जो छपा था, मुझे विश्वास है और मैंने कईयों लोगों से बात की है, उन्होंने वो मूल इंटरव्यू नहीं पढ़ा है। आप YouTube पे जाएंगे, 2015 से लेकर के 2024 तक डॉक्टर मनमोहन वैद्य, मोहन भागवत जी, दत्ता जी, ये जो संघ का शीर्ष नेतृत्व है, उसके कम से कम 10 बयान ऐसे पढ़े हैं जो बात मैं कह रहा हूं उसकी तकसीद कर रहे हैं, या जो बात उन्होंने कही है वो मैं यहां दोहरा रहा हूं। अब नड्डा जी वाले विषय पर आते हैं। जिन लोगों ने संघ को लंबे समय से देखा है और नजदीक से देखा है, उन सब लोगों का मानना है कि टेक्निकली नड्डा जी ने जो बोला है, उस बयान उस पर कहीं कोई किसी प्रकार का संकट नहीं है। यह माना ही जाता है संघ में, संघ जो जिसको आप सब लोग संघ परिवार कहते हैं, जो बहुत सारे विविध संगठन है, उनमें यह माना ही जाता है कि जैसे ही संगठन बड़ा होगा
वो स्वतंत्र हो जाएगा, वो स्वायत्त हो जाएगा, परंतु वो स्वच्छंद नहीं होगा। और भाजपा के पिछले 10 साल की ग्रोथ को देखने के बाद मैं ये पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, और बाकी सब लोग जो है पैनल पर वो उससे एग्री भी करेंगे, भाजपा स्वतंत्र हुई, भाजपा स्वायत्त हुई, परंतु भाजपा स्वच्छंद नहीं हुई। भाजपा स्वच्छंद होती तो 370 नहीं अड़ता, भाजपा स्वच्छंद होती तो श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम ऐसा नहीं होता जैसा हुआ है। भाजपा स्वच्छंद होती तो सीए एनआरसी की बात नहीं होती, भाजपा स्वच्छंद होती तो भाजपा ये यूनिफॉर्म सिविल कोड और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर काम नहीं करती। आप ये बात तय मानिए, संगठन बड़ा हुआ स्वाभाविक है, संघ के पास अपने करने के काम, संघ के अपने जिम्मे के काम, समाज को समाजोन्मुख करना, समाज को सेवामुखी करना, समाज के सीढ़ी के अंतिम व्यक्ति को, खड़े व्यक्ति के पास जाकर के उसको लाभ पहुंचाना, संघ का यही काम है। संघ का काम राजनीति का नहीं है। और संघ ने कभी भी किसी भी राजनीतिक दल के लिए काम नहीं किया है। 1975 से 77 तक भारत में इमरजेंसी लगी, उसके बाद जब इमरजेंसी हटी तो जो लोग उस समय इमरजेंसी के विरोध में थे, उन सब राजनीतिक दलों को संघ के काम का लाभ मिला। उसमें बाबू जगजीवन राम भी थे, उसमें बाकी सब संगठन भी थे। संघ के जिम्मे लोकमत परिष्कार का काम है, 100% पोलिंग हो, संघ इसके लिए काम करता है। और संघ जो है वो एक राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के लोगों के सामने जाता है कि आप इन मुद्दों पर वोट कीजिए, जो पार्टी इनको वोट करती है आप उनको वोट कीजिए। एक बात और, जब आप लोगों को, शायद बहुत सारे लोगों को लगता है कि संघ जो है पीछे से कहीं राजनीति में ही लिप्त रहता है या वो राजनीतिक फैसले लेता है। राजनीति में क्या भूमिका वो आपने स्पष्ट किया, लेकिन मुझे एक बात और याद आती है, विज्ञान भवन के अंदर जो है संघ प्रमुख ने, जब दिल्ली में उनका एक कार्यक्रम हुआ था, तो उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग हमसे सलाह मांगने के लिए आते हैं, हम उनको देते हैं, अगर बाकी पार्टियों के लोग भी हमारे पास आएंगे हम उनको भी सहर्ष सलाह देंगे। तो ये जो देखा जाता है, मैं आता हूं राजीव जी, मुझे छोटा बात और जोड़ दूंगा, केवल आपकी बात में एक बात और जोड़ जी। देखिए, मीनाक्षीपुरम की घटना हुई, केंद्र में शासन भाजपा का नहीं था, इंदिरा गांधी जी शायद उस समय देश की प्रधानमंत्री थी। उत्तर पूर्व में धर्मांतरण का काम बहुत तेजी से बढ़ने लगा। इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, श्रीमती इंदिरा गांधी ने संघ के लोगों को बुलाया और धर्मांतरण रोकने के लिए काम करने के लिए आग्रह किया। उत्तर पूर्व में जब यह हुआ तो विवेकानंद केंद्र जिसमें अभी प्रधानमंत्री जी 2 दिन की साधना करने गए थे, वहां के लोगों को बुला करके कहा कि आप ही इस काम को वहां जाकर के रोक सकते हैं, वहां जाइए और इस काम को रोकिए, हम आपकी जो सहायता करना आप चाहोगे हम करेंगे। तो उन्होंने वहां विवेकानंद केंद्र को जमीनें दी, विवेकानंद केंद्र ने वहां विद्यालय बनाए और उन विद्यालयों से निकलने वाले बच्चे जो हैं उन्होंने उस पूरे पूर्वोत्तर को भारत की मुख्य धारा में जोड़ दिया। 1984 में इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई, देश पर विखंडन का बहुत बड़ा खतरा था। उस समय नानाजी देशमुख ने और एक लेख लिखा है, आप उस लेख को पढ़िए और सबको बताइए। उसमें कहा कि इस संकट के समय में कांग्रेस ही है जो देश को बचा सकती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक बाला साहब देवरस थे, तो उन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट किया। कांग्रेस की 450 सीटें आई, बीजेपी 2 सीट्स पर रह गई। तो जब देश पर संकट आया है, जब विपक्षी दलों को भी ये लगा है, किसी भी दल को, कि इसमें संघ की सहायता लेनी चाहिए, संघ ने खुले मन से जाकर के वहां सहायता की है। लेकिन तो ये मैंने 2-3 घटनाएं ऐसी ठीक है, ये जो इतिहास है, इसे लगभग, लेकिन दिक्कत है वो इतिहास भूल जाते हैं। आज राहुल गांधी तो संघ पर बार बार प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं, बाकी चले, लेकिन वो मेरा आज विषय नहीं है। आपने जो बात की मैं उसी को लेकर आगे बढ़ाऊंगा। जो आपने कहा कि जाहिर सी बात है कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो संघ चाहता था, तो संघ जो जिन मुद्दों के लिए खड़ा था वो एक सांस्कृतिक सामाजिक संगठन है, लेकिन जो वो देश में जो जिस तरह के बदलाव चाहता था उसको तो बीजेपी सरकार ने और मोदी सरकार ने किया। तो बहुत सारे लोग, राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से संघ के जो सांस्कृतिक और बाकी सामाजिक मुद्दे थे उनको लागू करने के लिए जितनी दृढ़ता के साथ काम किया, उतना तो शायद किसी ने नहीं किया, क्योंकि शायद ऐसे पहले कभी मौके भी नहीं मिले। तो ये तमाम चीजें हैं, इसलिए मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। भुवन भास्कर जोशी जी, प्रणय कुमार जी, आपके पास भी आऊंगा, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग,
शुद्धता का असली तड़का। MDH। अरे क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया किसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। पेमेंट फेल, लेकिन पैसे तो कट गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। योर बिल। मेरी फीस। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। क्या हुआ? I have lost everything काका। मैंने अपनी 3 साल की सारी सेविंग्स ज्यादा फायदे के चक्कर में नए ट्रेंड्स पे लगा दी। Relax and move to proper investments like mutual funds. वो regulated है, verified भी है and are handled by experts. अब तो मैं पूरा जीरो पे आ गया हूँ। थैंक्स काका। अब सब सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। चलिए, दो टुक आप देख रहे हैं। दो टुक में हम बीजेपी और संघ को लेकर जो इस वक्त जो तमाम कयासबाजी अटकलबाजियां चल रही है उसी पे चर्चा कर रहे हैं। लगातार ये कहा जा रहा था कि संघ जो है वो बीजेपी से नाराज है। डॉक्टर मोहन भागवत के बयान को एक जो है उसको लेकर किस तरह की पूरी बातें चल रही थी, और इसी संदर्भ में हम चर्चा कर रहे हैं। और मेरे साथ दुष्यंत नागर जी स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। मेरे साथ प्रणय कुमार जी हैं, वो लेखक हैं और शिक्षाविद हैं। राजीव तुली हैं, संघ मामलों के जानकार। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी हैं, जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। तो जल्दी से प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, जो बात तुली जी ने कही, उन्होंने कहा कि दरअसल संघ के तमाम एजेंडे जो हैं वो तो पूरे हुए, तो नाराजगी का कोई कारण क्या हो सकता है? कोई है नहीं। उसके बाद विपक्ष इस तरह का जो है वितंडा खड़ा कर रहा है, क्या वजह लगती है आपको? देखिए, हमारा ये मानना है कि ये केवल एक नूरा कुश्ती है संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। जो 140 करोड़ लोगों ने समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को जो स्पेस दिया है इस चुनाव में, उस स्पेस को चुराने की। एक मिनट भुवन भास्कर जोशी जी, आता हूं आपके पास, तुरंत आता हूं। एक बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में हैं, G7 की बैठक में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का G7 आउटरीच में उनका वक्तव्य हुआ है, ये वक्तव्य क्या है? इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट, भविष्य में AI पारदर्शी, निष्पक्ष, सुरक्षित, सुलभ और जिम्मेदार बनाने के लिए मिलकर काम करना होगा, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। ऊर्जा के क्षेत्र में भारत के दृष्टिकोण 4 सिद्धांतों पर आधारित है, ये उन्होंने G7 की बैठक में कहा। भारत कॉप के अंतर्गत लिए गए सभी प्रतिबद्धताओं को समय से पहले पूरा करने वाला देश है, ये भी प्रधानमंत्री ने कहा। साथ साथ कहा कि हमें मिलकर आने वाले समय को हरित युग बनाने का प्रयास करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 2047 तक विकसित भारत का निर्माण हमारा संकल्प है, ये उन्होंने G7 की बैठक में कहा है। और साथ साथ कहा 5 जून पर्यावरण दिवस पर एक अभियान शुरू किया गया है, एक पेड़ मां के नाम। एक पेड़ मां के नाम भारत की अध्यक्षता में G20 के अफ्रीकी संघ को
स्थायी सदस्य बनाया जब G20 भारत में हुआ था, ये भी उन्होंने इस बिंदु को भी रखा। हम सभी विषयों पर G7 के साथ संवाद और सहयोग जारी रखेंगे, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। उन्होंने कहा ये जो बड़ी बातें हैं G7 आउटरीच में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये वक्तव्य जिसके जो अहम बिंदु थे, भविष्य में AI पारदर्शी, निष्पक्ष, सुरक्षित, सुलभ और इस ऊर्जा के क्षेत्र में भारत के दृष्टिकोण, 4 सिद्धांतों पर आधारित, ये तमाम बातें, ये तमाम मुद्दे जो हैं उन्होंने प्रधानमंत्री ने G7 की आउटरीच बैठक में कहे। अरुण शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं इटली से, जो इस बैठक की में पर लगातार नजर रखे हुए हैं। अरुण शर्मा, प्रधानमंत्री का वक्तव्य कुल मिलाकर क्या संदेश देने की कोशिश है G7 के, दुनिया के शक्तिशाली देशों को भारत की तरफ से? देखिए, हमने पहले इस बात को बता दिया था कि प्राइम मिनिस्टर बहुत लाइकली है कि जो AI की जब बात होगी, टेक्नोलॉजी की बात होगी, ग्रीन ग्रोथ या फिर जो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होगी, तो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर मोदी हाईलाइट करते हुए दिखाई देंगे। और वही हुआ, जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि जो एक चुनाव के बाद, जीतने के बाद में सबसे पहली चीज जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने की थी, वो एक इनिशिएटिव की शुरुआत की गई थी, जो शायद मीडिया के अंदर कहीं दब गया था। वो ये था कि एक पेड़ माँ के नाम, इस इनिशिएटिव को शुरू किया था, जो कि दिखाता रहा कि कैसे एनवायरमेंट फ्रेंडली भारत की एक अप्रोच है। प्राइम मिनिस्टर उस इनिशिएटिव को आगे लेके जा रहे हैं, और वही बात को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यहाँ इस मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म में, जो आउटरीच समिट था G7 का, वहां पर उन्होंने हाईलाइट किया कि कैसे ग्रीन इनिशिएटिव्स को ले रहे हैं। 2070 तक भारत कार्बन न्यूट्रल होता हुआ दिखाई देगा, इस बात पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यहाँ पर रीइटरेट किया। साथ ही साथ AI और टेक्नोलॉजी ऐसी चीजें हैं जिसका एक तरह से ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच होना चाहिए, यानी जो टेक्नोलॉजी हो डेमोक्रेटाइज हो, और साथ ही साथ जिसका जनता को फायदा मिले, सस्ते में मुहैया हो सके। और भारत ने करके दिखाया है, चाहे भारत का UPI हो या कोविन एप्लीकेशन हो, या फिर अब भारत का जो डिजिटल डेटा है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको देखिए बहुत इकोनॉमिकली भारत ने बिल्डअप किया है। और एक तरह से इसी चीज को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यहाँ पर एक तरह से हाईलाइट किया है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो वक्तव्य रहा था, आप देखेंगे कि कई वर्ल्ड लीडर्स हैं, उन्होंने भी भारत की जो टेक्नोलॉजी उसकी सराहना की है। आप देखिए कि जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है, जो फ्रेंच लीडरशिप है, वो कहती है, उन्होंने भारत की जो लीडरशिप है DPI को लेकर के, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के काफी तारीफ की है इस समिट के अंदर, जो आउटरीच समिट हुआ है इसके अंदर। साथ साथ US प्रेसिडेंट बाइडेन कहते हैं कि जो मिनरल्स के लिहाज से भारत जैसा देश बहुत उपयोगी साबित हो सकता है और बहुत ज्यादा एक तरह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो एक कुल मिला के देखा जाए कि भारत ऑल्दो G7 का मेंबर नहीं है, लेकिन जो G7 का जो आउटरीच समिट हुआ है, वहां पर जो वर्ल्ड लीडर्स है, उन्होंने भारत की तारीफ की है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है, खास करके AI को लेकर के, टेक्नोलॉजी को लेकर के और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, जैसा कि हमने आपको बताया, उस पर कहीं ना कहीं भारत की उपलब्धियों को हाईलाइट यहाँ पर किया है। जी, कॉप की प्रतिबद्धताओं को लेकर भारत ने जो उन प्रतिबद्धताओं को पूरा किया, ऐसा करने वाला भारत पहला देश हुआ, ये भी एक भारत की बड़ी उपलब्धि है जिसको प्रधानमंत्री बार बार रेखांकित कर रहे हैं। बिल्कुल, 2070 तक कार्बन न्यूट्रल होना, ये कोई डेवलपिंग कंट्रीज में इस समय पर इतना बड़ा सामर्थ्य नहीं है कि इतने एम्बिशियस टारगेट को लेकर के वो आगे बढ़े। भारत एक डेवलपिंग इकोनॉमी है जो कि कह रहा है कि हम 2070 तक कार्बन न्यूट्रल होते हुए दिखाई देंगे। 2030 तक हम लोग अपनी कार्बन इंटेंसिटीज को ऑलमोस्ट 40-47% तक कम करते हुए दिखाई देंगे। भारत वो देश है जिसने लाइफ जैसे मिशन की बात की है, लेकिन लाइफस्टाइल में बदलाव करने की बात की है कि अगर आपको क्लाइमेट चेंज को रोकना है तो। और ऐसे कई सारे इनिशिएटिव्स है भारत के, आप चाहे इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात कर लीजिए, या ऐसे मल्टीपल एग्जांपल्स है जब भारत ने ग्रीन ग्रोथ को प्रमोट करने का, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने का और एक तरह से पर्यावरण को एक तरह से सपोर्ट करने के इनिशिएटिव्स ली हैं। और एक बार फिर से दोहरा दूं यहाँ पे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बहुत खुशी जाहिर की इस बात को कि दुनिया का सबसे बड़ा और जो डेमोक्रेटिक प्रोसीजर होता है, जो इलेक्शंस होता है, उसमें चुन के आने के बाद में वो यहाँ G7 समिट के अंदर आते हैं, जो बहुत ही पावरफुल ग्रुपिंग मानी जाती है, और ये उनको काफी खुशी प्रदान करता है। तो ऐसे जाहिर सी बात है कि दुनिया भर के जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, उन्होंने भारत जो उसके प्रधानमंत्री हैं उनको कांग्रेचुलेटरी मैसेजेस भी दिए, जो कई बायलैटरल मीटिंग्स हुई थी उसके अंदर। और साथ ही साथ भारत ने भी अपने एक विजन को रखा, क्योंकि आपको याद होगा कि ये वही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने, ये वो एकमात्र वर्ल्ड लीडर्स आप कह सकते हैं या बहुत चुनिंदा वर्ल्ड लीडर्स में से एक हैं जिन्होंने डीप फेक्स को लेकर के बहुत पहले ही आगाह कर दिया था कि डीप फेक्स एक बहुत बड़ा चिंता का सबब हो सकते हैं। और आपको ये भी याद होगा अशोक जी के जो बिल गेट्स को उन्होंने इंटरव्यू दिया था, तब उन्होंने कहा था कि कई छोटी छोटी पहल करने की जरूरत है AI के मोर्चे पर। कोई भी AI का कंटेंट क्रिएट होता है तो उसमें लिखा हुआ आना चाहिए कि दिस हैज बीन जनरेटेड बाय AI।
तो इससे कई सारे आइडियाज वो पहले ही दे चुके हैं और जाहिर सी बात है उनका एक बहुत ही सिंपलिस्टिक अप्रोच था कि जो टेक्नोलॉजी हो, एआई हो, वो ह्यूमन सेंट्रिक हो, जनता के काम आए, ह्यूमन अप्रोच हो उसके अंदर, उस बात पर फोकस प्राइम मिनिस्टर मोदी का, जहां तक टेक्नोलॉजी और एआई की बात की जाए तो। जी बहुत बहुत शुक्रिया अरुण आपका ये तमाम जानकारी देने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 की आउटरीच बैठक में जो विषय रखे हम उस पर चर्चा कर रहे थे। इस वक्त ये तुरंत जो ताज़ा खबर थी हमने उसको आप तक पहुंचाने की कोशिश की। जल्दी से मैं दोबारा आता हूं प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, माफ़ी चाहता हूं आपको मुझे रोकना पड़ा इस खबर के लिए, लेकिन आप अपनी बात आगे बढ़ाएं। जी देखिए, हमारा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच में ये नूरा कुश्ती चल रही है और जो स्पेस 140 करोड़ की महान जनता ने इंडिया गठबंधन को और कांग्रेस को दिया है, उस स्पेस में दखलंदाजी करना चाहता है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की मदद करना चाहता है। अगर 10 साल के कार्यकाल को आरएसएस के हम देखते हैं तो हम देख पाते हैं कि आरएसएस का वहां पर जो हम लोग धृतराष्ट्र की भूमिका में उनको देख पाते हैं। और हम इसलिए देख पाते हैं कि जब मणिपुर में बेटियों की असमत लूटी तब कोई उनका स्टेटमेंट नहीं आ पाता, संसद में 100-150 सांसदों को जब हटाया जाता है तब उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आता, चुनी हुई सरकारों को जब गिराया जाता है तब उनका स्टेटमेंट नहीं आता, भ्रष्ट नेताओं को पार्टी में शामिल किया जाता है तब कोई स्टेटमेंट नहीं आता, पार्टियों को तोड़ा जाता है कोई नहीं आता, 2 करोड़ नौकरी की बात पर कोई नहीं आता, 15 लाख अकाउंट में कोई नहीं आता, काला धन आने की बात पर कुछ नहीं आता। ये केवल नूरा कुश्ती है। आरएसएस चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी की ऐसे बयान जारी करके वो उन जनता के बीच में खड़ा हो जाए ताकि वो भारतीय जनता पार्टी की मदद कर सके। हम लोग मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस एक ही सिक्के के अखिलेश जी ने मुलायम सिंह को पार्टी से बाहर किया तब भी संघ ने कुछ नहीं बोला। नहीं ठीक है एक चीज जो प्रोफेसर जोशी आपसे एक सवाल जो आपने कहा कि संघ जो है विपक्ष का स्पेस जो है वो एक तरह से ले रहा है, ये नूरा कुश्ती है। सवाल ये है कि मोहन भागवत के बयान को तो विपक्ष ने ही उछालना शुरू किया, ये कोई बीजेपी की तरफ से थोड़ी उछालेंगे। अगर आप लोग इन बयानों को उछालकर इस तरह से इन बयानों को लेकर नैरेटिव नहीं करते तो आज ये चर्चा नहीं हो रही होती। आज विपक्ष का स्पेस तो उसका मौका तो आप ही ने दिया, आप ही लोग स्पेस क्रिएट कर रहे हैं। अशोक जी, बहुत असम्मान के साथ मैं कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी का स्टैंड साफ है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस सिक्के के 2 पहलू हैं। ये केवल नूरा कुश्ती है और आरएसएस को हम 10 साल के कार्यकाल में केवल हम देख पाते हैं कि इन्होंने आंखों में जो पट्टी है धृतराष्ट्र की तरह बांधे रखी। हम लोग आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को 10 साल के कार्यकाल में बराबर दोषी पाते हैं। ओके, दुष्यंत जी आप कुछ कमेंट करना चाहते? जल्दी फिर मैं प्रणव जी के पास कहना चाहता था कि जैसे संघ के वरिष्ठ तुल्ली साहब ने और अवधेश जी ने पूरा एक कहानी जो बताई हमें कि भाई दोनों के बीच में कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, सब कुछ ठीक है। वो तो सर आपने खुद भी स्वीकार किया। नहीं, लेकिन मैंने साथ में ये भी कहा कि वर्तमान लीडरशिप के साथ में कुछ असमंजस की स्थिति है और मैं वो थोड़ा आगे बताना चाहता हूं कि असमंजस की स्थिति क्या है। जैसे जो जानकारी हमें मिलती है कि संघ जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल में खास करके उन लीडर्स को शामिल कराया है जिनके ऊपर पहले बीजेपी आरोप लगाती थी, जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप थे। दूसरे दलों से आए उन नेताओं को लेके सुनने में आता है कि संघ की नाराजगी है। आर्थिक नीतियों पे सुनने में आता है कि संघ की नाराजगी है। निजीकरण पे भी कहीं ना कहीं संघ की नाराजगी दबे सुनने में आती है। सर आर्थिक नीतियों पर तो बड़ा स्पष्ट उन्होंने कहा कि भारत आर्थिक रूप से बहुत बढ़िया कर रहा है, ये बात तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कही। आर्थिक रूप से बढ़िया कर रहा है लेकिन उस अर्थव्यवस्था का लाभ तो चंद लोगों को मिल रहा है। और जो स्वदेशी की बात संघ करता था पूरे 100 वर्ष में, जो स्वदेशी का नारा है, आज तो वो नारा जमीन पे तो दिखता नहीं। तो बड़ा होना एक बड़ी चीज है लेकिन एक समावेशी अर्थव्यवस्था बनना देश की जो संघ की आइडियोलॉजी है उसके अनुरूप तो कहीं जमीन पे नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं है ऐसी चीजें जो तुल्ली साहब ने कहा, जो अवधेश जी ने कहा कि नहीं बिल्कुल एकदम क्लीन है, मामला क्लीन नहीं है। कुछ ना कुछ डॉट्स हैं। प्रणव जी रिस्पॉन्ड कीजिए। असमंजस की स्थिति है। प्रणव जी रिस्पॉन्ड कीजिए। वो कह रहे हैं मामला क्लीन नहीं है जैसा तमाम लोग इसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और अशोक जी शायद मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच पा रही होगी। जी देखिए, संघ का राजनीति से दैनंदिन कोई संबंध नहीं है। संघ का मुख्य काम लोक जागरण और लोकमत का संस्कार करना है। किसी भी चुनाव में संघ ने किसी भी मंच से किसी राजनीतिक दल को वोट देने की बात नहीं की है। हर चुनाव में संघ मतदाताओं के बीच जाता है और राष्ट्र के मुद्दों पर
मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास करता है। राजीव जी ने संघ की रीति नीति संस्कृति पर विस्तार से बताया है। इस उद्बोधन में संघ प्रमुख ने समाज प्रबोधन या स्वयंसेवकों को दिशा देने के लिए कुछ बिंदु कहे हैं। चर्चा या विमर्श इस पर केंद्रित होना चाहिए था कि वो बिंदु राष्ट्र के लिए हितकारी है या नहीं है, लेकिन राजनीति अपने ढंग से विमर्श के भी मुद्दे चुनती है। आपने देखा इतनी अच्छी बात भारतीय लोकतंत्र के लिए संघ प्रमुख ने कही कि कोई भी चुनाव स्पर्धा नहीं है। कोई भी चुनाव में स्पर्धा तो हो सकती है, युद्ध नहीं है। ये कितनी अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि मैं तो विपक्ष भी नहीं कहता, पक्ष और प्रतिपक्ष कहता हूं। क्या संसदीय लोकतंत्र में, संसदीय प्रणाली में पक्ष और प्रतिपक्ष को मजबूत नहीं होना चाहिए? उन्होंने कहा कि चुनाव में मिथ्या और एक तकनीक का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। कितनी महत्वपूर्ण बात है। हम सब ने देखा कि संविधान को बदलने की बात की गई, आरक्षण को समाप्त करने की बात कही गई, पूरा झूठ पर नैरेटिव बनाया गया। इस झूठ के बुनियाद पर काम नहीं करने की बात संघ प्रमुख ने कही, इसमें किसी को क्यों आपत्ति होनी चाहिए? और मणिपुर में शांति बहाल होनी चाहिए, मणिपुर में शांति बहाल हो, इसके लिए संघ प्रमुख ने आह्वान किया। इसमें क्या बुराई है? इसमें किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए? क्या मणिपुर इस देश का हिस्सा नहीं है? क्या मणिपुर के प्रति संवेदना नहीं होनी चाहिए? क्या मणिपुर में शांति बहाल करने का प्रयास नहीं होना चाहिए? प्रणय जी, अभी जो है इन्होंने कहा, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी ने, उन्होंने कहा कि इसके पहले तो मणिपुर पर कुछ नहीं बोला। हालांकि अभी राजीव जी ने बता चुके हैं कि इसके पहले भी मणिपुर पे बोल चुके हैं, लेकिन उन्होंने कहा मणिपुर पे इससे पहले नहीं बोला। 23 अक्टूबर 2023 को बोला। 23 अक्टूबर 2023 को, ओके, एक मिनट 23 अक्टूबर 2023 तो विजयदशमी के दिन नागपुर भाषण में 23 अक्टूबर 2023 को विजयदशमी पर नागपुर में जो संबोधन था, तो भुवन भास्कर जोशी जी चेक कर लीजिए, आपने कहा इससे पहले नहीं बोला, इससे पहले भी। और अवधेश जी कह चुके हैं कि ये दो भाषण इंपॉर्टेंट होते हैं संघ के, और दोनों भाषणों में उन्होंने मणिपुर का जिक्र किया। तो इसका मतलब मणिपुर की चिंता आप ही को नहीं है, मणिपुर की चिंता संघ भी करता है। बयान जारी किया मणिपुर को लेकर। हाँ जी, बोलिए प्रणय जी, अपनी बात पूरी कीजिए। मैं एक महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं कि उस कार्यक्रम में मणिपुर से भी स्वयंसेवक थे, और सरसंघ चालक के उद्बोधन में स्वयंसेवकों को दिशा निर्देश की बात थी। मणिपुर के प्रति संवेदना व्यक्त करना ये केवल सरसंघ चालक का नहीं, हर देशभक्त और संवेदनशील भारतीय का दायित्व है। उन्होंने इसकी बात की और सरकार से की। यह तो पहलवान बेटियों का भी करा होगा उन्होंने, और माननीय प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी में जब रेप हुआ होगा तब भी करा होगा, जब बेटियों पे दिक्कत आई। उन्होंने यह भी कहा कि मणिपुर में आग लगाई गई या लगी, तो लगाई गई जब वो संकेत कर रहे थे तो विभाजनकारी तत्वों की ओर भी संकेत कर रहे थे। सरकार थी। एक मिनट, भुवन भास्कर जोशी जी वो दूर बैठे हैं, आप उनको बोलने नहीं दे रहे, फिर आप लोग डेमोक्रेसी का डंका बजाते हैं। दिक्कत यही है कि आप लोगों को अपनी बातें सुनना बड़ा अच्छा लगता है। अभी आपने गंभीर विषय पर, सुनिए सर, अभी आपने गंभीर विषय पर, मैंने आपको रोका नहीं था, मेरी बात सुनिए। अभी आपने गंभीर विषय पर पूरी एक राजनीतिक तकरीर दे दी, मैंने आपको रोका नहीं। अब वो बोल रहे हैं तो उनको बोलने दीजिए सर, थोड़ा इतनी डेमोक्रेसी का सम्मान आप भी कीजिए। इतना यही बात तो मोहन भागवत जी ने कही, उसको थोड़ा आप भी गांठ बांध दीजिए कि आप लोग प्रतिपक्ष हैं, विरोधी नहीं है। बीजेपी आपका प्रतिपक्ष हो सकता है, विरोधी नहीं है। इस देश में सभी विरोधी हो जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि इससे देश चलेगा। प्रणय जी अपनी बात पूरी कीजिए जल्दी से जी। तो सरसंघ चालक ने, संघ प्रमुख ने जो बातें कही वो बातें महत्वपूर्ण हैं और उस पर काम होना चाहिए। वह सरकार के विरोध में नहीं है, वह समाज के प्रबोधन के लिए, वह स्वयंसेवकों के दिशा निर्देश के लिए है। अगर अहंकार नहीं करने की बात कही तो इस पर तो प्रसन्न होना चाहिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को, क्योंकि समाज के प्रति काम करने वाले लोगों को अहंकार नहीं रखना चाहिए। इस पर विवाद खड़ा करना, ये मुझे लगता है कि वो जो एक सोच है जिसमें आदमी कुत्ते को काट ले तो खबर बनती है, उसी सोच को आगे बढ़ाना है। संघ प्रमुख ने वही बात कही जो राष्ट्र की आवश्यकता थी। ओके, जल्दी से एक ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के बाद अवधेश जी आऊंगा, जो दुष्यंत जी ने कुछ सवाल उठाए उन पर भी आपका रिएक्शन लूंगा, और बाकी मेहमानों के पास आऊंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद।
बढ़िया है। प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। RBI कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर, बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है। उसके फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। दो टूक आप देख रहे हैं और बीजेपी और आरएसएस को लेकर जो इस वक्त विवाद चल रहा है या जो विवाद बनाया गया है, अगर संघ प्रमुख के शब्दों में कहूं तो उसी पर चर्चा कर रहे हैं। जल्दी से अवधेश जी, कुछ बिंदु जो है दुष्यंत जी ने उठाए थे कि भाई कुछ नाराजगी टॉप पर है, खास करके जिस तरह के लोगों को लिया जा रहा है और जो आर्थिक अर्थव्यवस्था है वो अच्छी जा रही है, ये संघ प्रमुख कह रहे हैं, लेकिन उसका समान वितरण जो है नहीं हो रहा। इस तरफ उन्होंने शायद इशारा करा। नहीं, देखिए, दोनों दो विषय है। मोहन भागवत जी के भाषण का क्या ये अंश है? मोहन भागवत जी के भाषण का उद्देश्य क्या है? दूसरी बात है कि संघ के जो स्वयंसेवक हैं, चाहे बीजेपी में हो अलग हो, उनका परसेप्शन इस बार के चुनाव में या कैंडिडेट्स को लेकर, ये दोनों दो विषय हैं। जो मोहन भागवत जी के बारे में कह रहा है, उन्होंने वो सब बातें की है, लेकिन सबको लेके यही कहा है ना कि भाई हमको धक्का नहीं देना है, स्पर्धा जैसे वो बता रहे थे उससे बाहर निकलना है। अब चुनाव का दौर खत्म हो गया, बहुत हमने तनाव की, एक दूसरे पर आरोप लगाए, अब उससे बाहर निकल के देश के लिए काम करना है। देखिए, अर्थव्यवस्था पर भी जो उन्होंने बोले, उनके शब्द पर ध्यान दीजिए। वो अर्थव्यवस्था का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आज दुनिया जिन मानकों पर, हाँ ध्यान रखिए, जिन मानकों पर देश के आर्थिक विकास की बात करती है, उन मानकों पर भारत जो है आज जो है आगे है। तो जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, वो तो उन मानकों पर काम कर रही है। उन्होंने आगे बोला भी है, स्वदेशी की बात की है, पर्यावरण की बात की है कि हमको कैसे देश को उस दिशा में ले जाना है। अब आती है इनके विषय की बात। देखिए, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि स्वयंसेवक तो नरेंद्र मोदी भी है, स्वयंसेवक तो अमित शाह भी है, नड्डा भी है, सबको अपनी अपनी जिम्मेवारी का पालन करना पड़ रहा है। लेकिन इस समय एक परिस्थिति है कि जो कुछ भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दों पर काम किया, उससे सारा समर्थन मिला। लेकिन अगर आप किसी को ऐसे को कैंडिडेट बनाते हैं जो इन मुद्दों के खिलाफ रहा है, अगर ऐसे व्यक्ति को आप राज्यसभा भेजते हैं जिनके खिलाफ लड़ाई होती रही है, ऐसे व्यक्ति को आप गवर्नर बनाते हैं कहीं जो कि इस विचार के विरुद्ध रहा है, तो स्वयंसेवकों के अंदर उसको लेकर थोड़ी निराशा का भाव होगा। इसमें तो कहीं दो मत नहीं। वो इस चुनाव में रहा है
और नड्डा जी ने जो कहा है, वो राजीव तुले जी कह रहे हैं, वो बिल्कुल सही है कि संघ, अगर कोई संगठन अगर अपने आप में सक्षम होता है तो संघ उसको स्वतंत्र रूप से काम करने देती है। लेकिन वो जरा वो ऐसा विषय है जिसको आसानी से नहीं समझा जा सकता है। वो ये नहीं कहता है, कोई संगठन इसके पहले कभी नहीं कहा कि हम संघ से स्वतंत्र हैं, हमको उसकी आवश्यकता नहीं है। अब इस बयान पर अगर भाजपा अपना स्पष्टीकरण देती तो चुनाव में उसका लाभ उसको मिलता। उन्होंने स्पष्टीकरण दिया नहीं है। लेकिन मोहन भागवत जी का ये सब विषय नहीं है। और जो मूल बात मैं कहना चाहूं कि मोहन भागवत जी को या संघ के किसी अधिकारी को, जो मेरी समझ है, अगर बीजेपी के बारे में कुछ बोलना होगा तो सार्वजनिक मंच पर सब आके बोलने की जरूरत नहीं, वो सीधी बातचीत हो सकती है। कोऑर्डिनेशन की और मैं बैठक तो ये होती पूछ है। रहा हूं ना, मैं तो ये पूछ रहा हूं ना, ये विपक्ष के लोग जो बात कर रहे हैं, मैं कहता हूं राहुल गांधी पर उन्होंने क्या बोला? उन्होंने अगर नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया तो आपने तो मान लिया, लेकिन उन्होंने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, ममता बनर्जी का नाम नहीं लिया, अखिलेश जी का नाम नहीं लिया। तो अगर उनकी बात का इतना महत्व है तो ये पार्टियां क्यों नहीं मानती? हमको भी कुछ सीख लेनी चाहिए। भुवन भास्कर जोशी जी, 30 सेकंड में आपका आखिरी कमेंट मैं लूंगा जी। देखिए, हम तो इतना कहना चाहते हैं, आज जब उनकी राय आई तो विपक्ष के लिए भी आई। मैं कहना चाहता हूँ आरएसएस अपने सर्टिफिकेट बांटना बंद करे और जो उनकी के खिलाफ हमारी लड़ाई है वो जारी रहेगी। नहीं, ये तो न्याय की उत्तेजना, ठीक है सर, वो जारी रहेगी। आरएसएस और भाजपा के खिलाफ समाजवादियों की लड़ाई जारी रहेगी। समाजवादियों की लड़ाई आरएसएस के खिलाफ जारी रहेगी। समाजवादी कांग्रेस के साथ मिलकर समाजवाद ला रहे हैं, समझिए ना। नहीं, सुनिए अशोक जी, जल्दी से मेरे पास कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी मंच से खड़ा होकर कह रहे हैं कि एक चमची ने प्रधानमंत्री से प्रश्न किया। एक पत्रकार को कहते हैं कि तुम अपने पैकेट पर जो है बीजेपी का बैच लगा लो। इस प्रकार से किसी का विचार होता है, इससे ज्यादा किसी के वैचारिक पतन, किसी के व्यवहार का इससे ज्यादा निम्न स्तर क्या हो सकता है? उस पर तो कभी नहीं बोलेंगे। राजीव तुली जी आखिरी कमेंट में आपका, जो अभी अवधेश जी ने एक बात की कि बयान ऐसे समय में जो नड्डा जी का, दूसरी बात यह है कि स्वयंसेवकों में कुछ अपनी सोच होगी। मैं संघ की पूरी संगठन की बात नहीं कर रहा। अब कृपा शंकर सिंह का एक मामला आता है, जिन्होंने एक जमाने में कहा था कि 26/11 का आतंकी हमला आरएसएस की साजिश है। उस किताब का विमोचन करने कृपा शंकर जी भी गए थे, और वो जो है उनको जो है बीजेपी ने टिकट दे दिया जौनपुर से। उनका हश्र सब देख रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को वाले आरएसएस या स्वयंसेवक कैसे काम कर सकेगा? ये सारे इशू है क्या? बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूं। कहीं थोड़ा बहुत मतभेद होगा, मगर मनभेद नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि संघ को कहीं कुछ बात कहनी है तो उसके फोरम है ना। अभी आने वाले दिनों में एक वो समन्वय बैठक होने वाली है संघ को, उसमें भाजपा के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, महामंत्री दो और महासचिव जो अपेक्षित है वो सब जाएंगे। संघ वहां पर अपनी बात उनसे कहेगा। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक होती है जिसमें विचार परिवार के सब बिल्कुल ऐसे कई मंच है। समय इतना ही है, समय इतना ही है। ऐसे कई मंच है जिस पर संघ अपनी बात कह सकता है। तो इसीलिए जो कुछ पढ़ा जा रहा है आरएसएस प्रमुख की बातों में, वो कुछ ज्यादा ही पढ़ा जा रहा है और उसको एक नैरेटिव बनाया जा रहा है, जानबूझ के एक नैरेटिव बनाया जा रहा है। लेकिन यह तय है, बीजेपी और संघ हैं एक संघ, यह आपको समझना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। नहीं।